है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में चुनाव 10 साल बाद होने जा रहा है। 2014 में चुनाव के बाद पीडीपी के साथ आप गठबंधन करते हैं, बीजेपी पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती वहां सीएम बनती हैं, और इसके बाद आप अचानक समर्थन वापस करते हैं 2018 में और चुनाव में जाते हैं। देश लोकसभा चुनाव में जाता है और उसी दौर में 2019 में फरवरी में पुलवामा की घटना घटती है। ये सब कुछ अचानक ये सारी बातें याद आ गईं, लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 आप हटाते हैं, उसके कुछ प्रावधानों को हटा देते हैं। क्या उसके बाद से 10 साल बाद जब अब चुनाव के मोड में हैं, परिस्थितियां बदली सी हैं, क्या अब यहां कंफर्टेबल है बीजेपी? लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जो पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती इनके साथ थी, वो कंफर्टेबल हैं या नहीं होंगी? क्या उनको वहां के लोगों ने माफ कर दिया होगा अब तक, या वो सारी घटनाओं को वहां के लोगों ने मतलब उनको वो भूल गए होंगे? जरा इस पर भी फोकस डालिएगा। क्या है, कश्मीर का मामला ऐसा है कि कोई नैरेटिव उनके पास है नहीं। उन्होंने जो मतलब दावे जो मेनलैंड इंडिया में मतलब बाकी जगहों में देश का करते हैं, वो कि 370 हटाने के बाद हमने ऐसी शांति स्थापित कर दी, या ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसको इवन कश्मीरी पंडित भी वहाँ का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो वास्तविकता जो धरातल पर है वो दिखाई देता है। जो कश्मीर के लोगों ने जो सहा है वो तो अलग बात है, जो इनका समूह के रूप में जो सबसे बड़ा एलाय है कश्मीरी पंडित, वो भी वो देख रहा है कि जहां जहां उन्होंने उनको नौकरी के लिए भेजा, वो वहां नौकरी में काम नहीं कर पाए, हत्याएं हुई, लोगों को कोई वहां कुछ नहीं कर पाया। तो जो उनको पुनर्स्थापित करने का जो दावा किया था इन्होंने, वो गलत निकला। और जो कश्मीर का बाकी अवाम है वहां का, वो उसको तो वो देख ही रही है कि किस तरह का सिचुएशन है। तो ये फेल्ड नैरेटिव का मामला है, फेल्ड गवर्नेंस का मामला है। ये मोदी मीडिया के सहारे डिविसिव पॉलिटिक्स के लिए कश्मीर के 370 और कश्मीर की समस्या का इस्तेमाल भले कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए वो वहाँ जम्मू में भी हारेंगे। वो दूसरा कोई एलाय उनके पास नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद और सजाद लोन को छोड़ करके। तो ये दोनों शख्स जो है, जो इनका बी टीम सी टीम जो आप कहिए, जो बोल रहे थे फारूक अब्दुल्ला, तो वो इनके साथ भले ही आ सकते हैं, बाकी कोई इनके साथ आने वाला नहीं है। तो कश्मीर का तो लॉस्ट नैरेटिव है, लॉस्ट गवर्नेंस है। और ये जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके बारे में आप कई तरह का सुन ही चुके हैं। और वहाँ किस तरह कोशिश आरएसएस के पदाधिकारी कर रहे थे, एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के लिए दलाली का काम, वो भी लोगों का आ चुका है। तो वहां पर एक पुलिंदा है भ्रष्टाचार का, मिस गवर्नेंस का, एट्रोसिटीज का, डेमोक्रेटिक राइट्स के हनन का। तो वो जो है वो रियल टेस्ट केस है जब इंडियन डेमोक्रेसी का, जहाँ की इंडियन डेमोक्रेसी को फेल मानना चाहिए इनके नेतृत्व में। तो इसीलिए मतलब जिस तरह से कश्मीर में किया गया, इंटरनेट इतने समय बंद रखा, कितनी क्या क्या तकलीफें वहाँ के लोगों ने सही है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं रह गए हैं। हिंदुस्तान का एक बड़ा मध्य वर्ग जो है अनडेमोक्रेटिक है, कॉमनल है, और ये है क्या कहते हैं, मतलब इन चीजों को समर्थन करने वाला है। तो ऐसे इसी वजह से ये चल गया। नहीं तो दूसरे किसी भी सभ्य मुल्क में जो कश्मीर के साथ किया है इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं करता। अब है क्या कि महाराष्ट्र और ये क्या कहते हैं कश्मीर का इलेक्शन इसलिए अलग किया गया कि दोनों जगह अलग अलग नैरेटिव पे चुनाव लड़ना है। यहाँ डिविसिव पॉलिटिक्स जो है, कश्मीर को दिखा करके चुनाव लड़ना है। वहां लड़ेंगे अगर आप चुनाव महाराष्ट्र में बताना है कि 370 हमने कर दिया, हमने कश्मीर को ठीक कर दिया मुसलमानों को, ये नैरेटिव पे चुनाव लड़ना है। और अगर कश्मीर में आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये नैरेटिव नहीं हो सकती। इसलिए मुझको मेरी जो समझ है कि ये जो चुनाव महाराष्ट्र का टाला गया है, वो तो लोकल इक्वेशंस है ही कि वहां बहुत कुछ खेल करना चाहते हैं। वो खेल अब कब होगा, कैसे करेंगे एडजस्ट, वो ईडी वगैरह का सारा मामला तो है ही। लेकिन इसके अलावा जो मुझको लग रहा है कि दो नैरेटिव एक साथ आप नहीं चला सकते। इसीलिए उनको चुनाव आयोग तो
जो आप कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो तुकबंदी में भले ही फिट बैठता हो, लेकिन असल है वन गवर्नमेंट वन इलेक्शन कमीशन। और उसको तो इलेक्शन कमीशन को जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट घोषित करना चाहिए। ये मतलब अगर उसको अगर देखेंगे, अगर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है राजीव कुमार जी और उनकी संस्था का, तो उसको तो डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री का एक ये डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जैसे ईडी वगैरह है। तो इसी टाइप का वो डिपार्टमेंट है, उसको तो कोई हैसियत ही नहीं है उसकी, उसी हिसाब से वो जो है करता, अपना सारा तय करता है। कोई रैशनल है क्या? अभी प्रधानमंत्री ने ही वहां पर ये क्या आप लोगों ने कहा ही, वहां पर ऐलान करते हैं और यहाँ पर चुनाव आयोग जो है कुछ और कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? और किसने ही उनको समझना चाहिए था कि अगर प्रधानमंत्री का कोई कथन का मतलब होता है, भारत सरकार का जो एक पॉलिसी ये है वो बोल रहे हैं, चाहे जो भी हो, तो आप उस दिशा में कुछ तो करेंगे। इसका मतलब कि उसी तरह से कहते हैं कि जैसे सुविधा हो आपको, जब हुजूर आप जब आ सकते हैं प्रचार के लिए तब आइए, नहीं तो जाने दीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे अपन। तो ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ नैरेटिव का भी कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव है। दो जगह वहां चुनाव नहीं लड़ सकते, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है वहां भी, लेकिन वहां सब लोगों ने बताया, मैं दोहराना नहीं चाहता, हरियाणा में भी कोई नैरेटिव नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि सिर्फ विनेश फोगाट एक बड़ा ऐसा इशू है जिस पर वो चुनाव हार जाएगी, ये मतलब बीजेपी वहां। तो किसान वगैरह का मुद्दा तो पहले से चला रहा है, सिर्फ इस मुद्दे पर पूरा देश और पूरा यह हरियाणा, वो कोई जाट वगैरह का मामला नहीं है, सबके प्राइड का मामला है। वो सिर्फ एक उस बच्ची के लिए समर्थन में लोग उसको हराएंगे, ऐसा मुझको लगता है। और अभी अगर ये चुनाव हो जाए देश में, तो देश में भी ये बीजेपी कई सीटें हार जाएगी, उसके नजदीक जबरदस्त समर्थन। और सब लोग मान रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र है, कोई इनको ये करने के लिए मतलब तैयार नहीं है कि ये दोषी नहीं है। उन सबको लगता है कि साजिश हुई है। और ध्रुव राठी का तो आ गया, ये क्या कहते हैं, उनका वीडियो भी आ गया है। अब वो देखिए, वो उसका अभी मैंने देखा नहीं है उसके व्यूअरशिप कितनी है। तो सोशल मीडिया से लेकर के सारा जो है वो विनेश के पक्ष में है, जनमानस। वो किसान वगैरह तो जो मुद्दा है बेरोजगारी और जो जाट का की नाराजगी और जो डीवीसी पॉलिटिक्स, वो सब तो है ही। इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, ये इमोशन का सवाल है। देश का नाक नीचे करवा दिया है ये लोग। तो ये बात को लोग ये करेंगे, तो ये दोनों जो है ये मुद्दे इस तरह से, ये इसको इसी तरह देखना चाहिए। दोनों चुनाव हारेंगे, ये बहुत बुरी तरह हारेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दोनों चुनाव हार की कगार पर, क्योंकि अभी चुनाव हुए नहीं है। रिजल्ट 4 अक्टूबर को आना है, लेकिन उससे पहले ये बीजेपी भी शायद अंदर खाने ये सोच रही होगी कि करें तो क्या करें। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह हमेशा की तरह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि तीसरी बार हरियाणा में हम ही सरकार बनाएंगे, बीजेपी ही सरकार बनाएगी। आज ही घोषणा कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। ये भविष्यवाणी उन्होंने एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूं। अगर इस बार इन्होंने कहा इतना पार उतना पार, मतलब 90-100 पार जो भी करते हैं ये, तो इनको जमुना पार कर देगी हरियाणा की जनता। जी 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 400 पार का नारा देखकर मुंह की खाए और अभी भी अंधभक्त